अस्सलामुअलैकुम। बेटा क्या हाल है? मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ फिर से हाजिर हो गया। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करने लगा हूँ बेटा, वो है अक्टूबर नवंबर 2024 और उसका वेरिएंट 41 डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ बेटा। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा। कहता है डाइसोडियम फॉस्फेट रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म मोनोसोडियम फॉस्फेट। ठीक है। उसके बाद वो कहता है, आपको दोनों फार्मूला दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है HPO4 2 नेगेटिव और एक दिया हुआ है H2PO4 नेगेटिव। आइडेंटिफाई द आयंस दैट आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन दिस रिएक्शन। देखो बेटा, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्ट ऑफ एन एसिड व्हेन इट डोनेट्स अ प्रोटॉन कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, और पार्ट ऑफ अ बेस व्हेन इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप इसमें से ये सोडियम हटा दें उसने वैसे ही ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो ये और ये तो हटा दें, ये तो फजूल है। मैंने आपको डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट क्लास में लेक्चर्स में भी करवाया है बफर सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स के अंदर। ये वही वाला सवाल इसने पूछा हुआ है यहाँ पे। एक चीज़ मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर बताई थी बेटा कि याद रखिएगा कि जहाँ या जिस सॉल्ट के अंदर अगर आपको वो दो सॉल्ट्स देता है, तो जिस सॉल्ट में हाइड्रोजन ज़्यादा हो उसे आप एसिड कंसीडर करें और जिसमें हाइड्रोजन कम हो उन्हें आप सॉल्ट कंसीडर करें। तो मतलब ये वाला मेरा सॉल्ट होगा उस बफर सॉल्यूशन में और ये वाला मेरा एसिड कहलाएगा। एक बात हो गई। अब आते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पे। तो बेटा, अगर आप इसे एसिड कंसीडर कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि H2PO4 नेगेटिव है। तो बेटा, अगर ये एसिड है तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, यानी HPO4 नेगेटिव 2 बनाएगा और H प्लस आयन डोनेट कर देगा। अब ज़रा देखिए बेटा, ये एसिड इसलिए है क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया, और पार्ट ऑफ द एसिड व्हेन इट डोनेट्स अ प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। तो ये आपका कॉन्जुगेट बेस हो गया बेटा, यानी H2PO4 नेगेटिव मेरा एसिड हो गया, HPO4 2 नेगेटिव मेरा कॉन्जुगेट बेस हो गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। डिफाइन द बफर सॉल्यूशन। बेटा, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करे बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली। तो सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछी है, तो अ सॉल्यूशन, बात पूरी लिखा करें और स्मॉल अमाउंट का वर्ड ज़रूर यूज़ किया करें, ठीक है, क्योंकि लार्ज एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली के लिए नहीं होता ये। तो अ सॉल्यूशन विच resist change in pH by addition of small amount of acid or alkali। तो ये हो गई डेफिनेशन बेटा। सिंपल, राइट टू इक्वेशन टू शो द मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस कैन एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। दो बातों का ख्याल रखिएगा, क्लास में ही बताया था कि एसिड हमेशा बेस के साथ और बेस हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो ये आपका एसिड है, इसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। ये आपका बेस है तो इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो एसिड को बेस के साथ, बेस को एसिड के साथ। तो पहला वाला एसिड था तो बेस से रिएक्ट कराऊंगा, दूसरा वाला बेस है तो एसिड से रिएक्ट कराऊंगा।
दूसरी बात का एक ख्याल रखने को मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कभी डाउट हो रहा हो कि मैंने बफर इक्वेशन सही बनाई है या नहीं, एसिड बेस इक्वेशन मैंने सही बनाई है या नहीं, तो उसका एक आसान तरीका है, उसकी ओवरऑल इक्वेशन हमेशा क्या आनी चाहिए, H प्लस ओ एच माइनस गिव्स यू H2O। ये मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि यार कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं सही बना रहा हूं या गलत बना रहा हूं। तो बेटा आप एसिड लिख लें, एसिड आपके पास है H2PO4 नेगेटिव एसिड है, आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करा दें, OH माइनस, ये बना लेगा बेटा HPO4 2 नेगेटिव साथ में वाटर। और अगर आप बेस यूज करेंगे यानी HPO4 2 नेगेटिव, तो उसको एसिड के साथ रिएक्ट करा दें बेटा, ये बना लेगा H2PO4 नेगेटिव। अब मुझे कैसे पता चला कि मैंने ये इक्वेशन सही बनाई है या गलत, कैसे पता चलेगा? ये मुझे पता चलेगा कि मेरी ओवरऑल इक्वेशन क्या बन रही है। तो मेरी ओवरऑल इक्वेशन बेटा H प्लस ओ एच माइनस गिव्स यू H2O ही बनेगी। आप चेक करें, आप इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल करें तो ये आपके पास वापस से आ जाएगा। आइडेंटिफाई वन इनऑर्गेनिक आयन दैट एक्ट्स एज अ बफर इन ब्लड। आपको पता है बेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था ये आपका। हाइड्रोजन कार्बोनेट ब्लड बफर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बी में बोलता है कंपाउंड ई इज हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट। ओके, अच्छा, अगर ये ग्रुप 2 एलिमेंट का हाइड्रो ऑक्साइड है तो इसका मतलब है इसका जर्नल फॉर्मूला होना चाहिए MOH टेकन ट्वाइस। उसके बाद बोल रहा है स्ट्रॉन्ग एल्कली है, तो स्ट्रॉन्ग एल्कली का मतलब ये हो गया बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड नहीं हो सकता, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 में टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होती है, अल्कलाइनिटी इंक्रीज होती है। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली बोल रहा है तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को तो नहीं बोल सकता, उससे नीचे वाला कोई होगा। आगे देखें क्या बोलता है, कहता है 2.63 ग्राम ऑफ ई यानी हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2 डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 250 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपने 2.63 ग्राम को डिजॉल्व किया 250 सेंटीमीटर क्यूब में और द पीएच इज 13.09। ओके, at 298 show the concentration of hydroxide ion in solution F is 0.123। प्रूफ करने को बोल रहा है कि आप बताएं अगर पीएच उस एल्कली की ये है तो उस एल्कली के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ये है, तो प्रूफ करना है। सिंपल बेटा, पीएच आपको दी हुई एच प्लस आयन निकाल लो, H प्लस ओ एच माइनस 1 × 10⁻⁻14 के बराबर होता है, ओ एच आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। आपने कहा पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आइन। बेटा पी एच आपको दी हुई है 13.09 इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आइन। हो गया डन। इसे यहां ले जाओ, एच प्लस आइन आ जाएंगे, तो बेटा आपके पास एच प्लस आइन आ गए 10⁻⁻13.09। अगर मैं इसको निकाल लूँ 10⁻⁻13.09, तो बेटा ये मेरे पास आंसर आ रहा है 8.128। बहुत लंबा सा आंसर है, आप खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। 8.128 इंटू 10⁻⁻14 आ रहा है। आखिरी बात बेटा, हमें पता है 298 केल्विन पे H प्लस ओ एच माइनस का प्रोडक्ट बराबर होता है 1 × 10⁻⁻14 के। बेटा तो अगर आपसे OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन प्रूफ करवाना चाह रहा है तो H प्लस आयन तो आपके पास हैं 8.128 × 10⁻⁻14। मेरे पास जो भी आंसर है मैं क्या कर रहा हूँ, 1 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय माय आंसर, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.123 आ गया। हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड ई, ई का मतलब
मेटल हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 2 का हाइड्रोक्साइड। इन सॉल्यूशन F इज दिस। देखो बेटा, सिंपल सा सवाल है, मुझे बताओ, अगर आप ग्रुप 2 का कोई स्ट्रॉन्ग एल्कली पानी में डालते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? जनरली इक्वेशन क्या बनेगी? आप कहेंगे सर M2+ बनेगा और 2OH माइनस बनेगा। अब बताओ, इस मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड के मोल रेशियो को चेक करो, क्या आ रहा है? 1:2। तो अगर आपके पास हाइड्रोक्साइड 0.123 है तो इसका मतलब ये है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड अगर ये है तो आपके मेटल हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 2:1 के रेशियो से इसकी हाफ हो जाएगी, यानी 0.123 ये हाइड्रोक्साइड है। तो बेटा ये मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे निकालोगे? डिवाइड बाय 2 करके। तो मेरे पास जो भी आंसर लिखा हुआ है मैं उससे सिंपल डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। ये आ गया 0.0615, वही चीज़ आ गई। आंसर क्या आ गया? 0.0615। वाई? बिकॉज द रेशियो इज 1:2। आखिरी बात, थर्ड वाली बात पे आता हूं। द यूज द कॉन्सेंट्रेशन इन गिवन टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड ई, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड को पहचानो। कौन है वो? मैं आपसे पहले छोटी सी एक बात देखो, आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.0615, जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन उसमें है कंपाउंड ई की। ठीक है, ये रही आपको दी हुई है, ये आपसे निकलवा ली इसने। अब मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। पहले देखो, अगर मेरे पास इसके मोल्स आ जाएं तो मेरे पास इसका मास दिया हुआ है। 1 मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो मैं, इसका मतलब हो गया, इन दो इंफॉर्मेशन से मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड निकाल सकता हूं ग्रुप 2 का। अगर मैं उस मेटल हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोक्साइड का मास निकाल लूं, OH टेकन ट्वाइस, इसका मास होता है 34, 32 ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया। तो 34 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं मॉलिक्यूलर मास से तो मेरे पास मेटल M का मास आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल मेरे पास गिवन है तो मैं उस M के मास को पीरियोडिक टेबल से देख सकता हूं और बता सकता हूं ग्रुप 2 का कौन सा मेंबर है। लेट मी सॉल्व इट। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, आपने कहा 0.0615 मोल्स हैं पर DM³ का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। आपने 2.63 ग्राम डिसॉल्व किया था 250 सेंटीमीटर क्यूब में। तो अगर मैं 250 सेंटीमीटर क्यूब में इस मेटल हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाल लूं, आपके सामने करूंगा। मेरे पास अभी तक कैलकुलेटर में वो आंसर लिखा हुआ है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 250 करता हूँ, डिवाइडेड बाय 1000 करता हूँ। ये मेरे पास आ गया 0.0154, 0.0154। मैंने राउंड ऑफ कर दिया। ये आ गए मेरे पास मोल्स ऑफ MOH टेकन ट्वाइस। आ गए? अच्छा, अब 1 मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मैंने कहा 0.0154 मोल्स का मास है 2.63। बेटा, 1 मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, रेशो से निकाल लो। तो जो भी मैंने लिखा 2.63 डिवाइडेड बाय माय आंसर, ये आ गया 171। ये आ गया MOH टेकन ट्वाइस का मॉलिक्यूलर मास। अब अगर मैं इसमें से इसे हटा दूं, इसे 34 को, तो मेरे पास M का मास आ जाएगा। तो मैंने क्या किया देखिएगा, 171 -34 ये आ गया 137। पीरियोडिक टेबल में चेक करें किसका मास है? बेरियम। इसका मतलब ये हुआ आपका कंपाउंड क्या हो गया? बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेटा, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सा था। कंपाउंड ई
इज मच मोर सॉल्युबल देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑफ कोर्स मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैग्नीशियम और बेरिलियम तो हो ही नहीं सकते। अब ये आपसे कह रहा है कि कंपाउंड ई यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मच मोर सॉल्युबल देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही कह रहा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैज़ द कॉन्सेंट्रेशन, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दी है 1.4 10⁻⁻⁴। अब वो आपसे कह रहा है एट 298 कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हमसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो हम अभी कर लेते हैं इसको। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन देख लेता हूँ, आसानी हो जाएगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव। डन हो गया। आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, तो इसका रेशो है 1:1 का, तो 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये भी 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये क्या हो जाएगी 2 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴। हो गया बेटा। अब आ जाओ, के एस पी किसके बराबर होती है बेटा, के एस पी बराबर होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन का कोफिशिएंट क्या बना दोगे, स्क्वायर। बन गया। आजा बेटा, के एस पी पूछ रहा है तो आप कहेंगे 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ और 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2 का स्क्वायर। लेट मी डू इट। 1.4 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1.4 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर हो गया। बेटा मेरे पास ये आंसर आएगा, सिंटैक्स एरर दे रहा है, माय गॉड। मैं दोबारा कर लेता हूँ। 1.4 10⁻⁻⁴, ठीक है ना। स्क्वायर 1.4 10⁻⁻⁴, ठीक है बेटा। और ये मैंने ब्रैकेट लगाया, शायद मैंने कोई ब्रैकेट में गड़बड़ की है। अब मेरे पास आंसर आ रहा है 1.0976 इंटू 10⁻⁻11 आ रहा है। बेटा अगर आप इसको थोड़ा तमीज़ से लिख लें तो 1.1 कर दूं इसको मैं, 10⁻⁻11 हो गया बेटा। अब आते हैं यूनिट्स पे। तो यूनिट्स निकालने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, एक्स से यूनिट निकाला करो। कैसे, ये देखिए बेटा, अगर ये x होगा तो ये 2x होगा, यानी इधर आपने लिखा x और इधर आपने लिखा 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x का क्यूब। x से हमेशा यूनिट निकाला करो, हमेशा मैंने कहा था। तो बेटा x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब अगर है, यानी अगर मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब है तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मोल क्यूब, और 3 3 9, यानी DM-9। एक्सप्लेन वाई कंपाउंड ई इज मच मोर सॉल्युबल देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 3 मार्क्स का है तो आपको अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। डाउन द ग्रुप टू सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड पूछ रहा है। मैं फिर से याद दिला दूं बेटा कि डाउन द ग्रुप टू सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड और डाउन द ग्रुप टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट में छोटा सा डिफरेंस है बस। इन केस ऑफ सल्फेट आप कहते हैं हाइड्रेशन डिक्रीजेज मोर, यानी कि हाइड्रेशन इज़ अ डोमिनेंट फैक्टर, जबकि हाइड्रोक्साइड के केस में आप कहते हैं बेटा कि लैटिस डिक्रीजेज मोर, यानी कि लैटिस इज़ डोमिनेंट फैक्टर। बस ये फ़र्क होता है। हाइड्रोक्साइड में डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन बिकम्स मोर नेगेटिव, और डाउन द ग्रुप टू सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है बिकॉज एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन बिकम्स मोर पॉजिटिव, मोर एंडोथर्मिक। तो ये सारी बातें मैं थोड़ा सा पॉइंट्स में लिख देता हूँ वापस से बेटा, मुझे यकीन है आपको ये सब आता है। तो हम कह सकते हैं कि
down the group 2. Cationic radius increases, charge density decreases, both enthalpy change of lattice and enthalpy change of hydration becomes less exothermic, decreases जिसे आप कहते हैं, but enthalpy change of lattice is dominant factor, मतलब decreases more. Hence, enthalpy change of solution becomes more exothermic लिख सकते हो बेटा, more negative लिख सकते हो, वगैरह वगैरह. तो पूरी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी उसकी. क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं बेटा. सेकंड क्वेश्चन देखिएगा. Predict and explain the variation in enthalpy change of hydration of fluoride, chloride, bromide and iodide. तो बेटा डाउन द ग्रुप 17 आपको पता है रेडियस बढ़ता है. रेडियस बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी. चार्ज डेंसिटी अगर कम होगी बेटा तो जो आयोनिक डाइपोल बॉन्ड्स बनेंगे वाटर के साथ, जिसे आप हाइड्रेशन कहते हैं, वो वीक होंगे. तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, लेस एक्सोथर्मिक होगा. ठीक है. तो प्रिडिक्ट करना है वेरिएशन में, तो हम कहेंगे it becomes less exothermic. ठीक है. less exothermic. all hydration, all lattice energies are exothermic. ठीक है. तो it becomes less exothermic because रीजन लिख दें बेटा. ionic radius increases, charge density decreases, hence ionic dipole attractions are weaker as we go down the group 17. आगे देखें क्या बोलता है. Figure 2.1 shows an incomplete energy cycle involving calcium fluoride. Okay. आगे क्या बोलता है. आपको एक प्रोसेस दिया हुआ है. प्रोसेस 1 दिया हुआ है, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम 2 प्लस आयन ट्वाइस द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड. ठीक है. इसको लाइन ए कह रहा है और प्रोसेस 1 कह रहा है. ठीक है. उसके बाद कैल्शियम सॉलिड फ्लोरीन गैस से कैल्शियम फ्लोराइड बना रहा है, तो उसको फॉर्मेशन कह रहा है. मेक सेंस. उसके बाद इसे पानी में डाल रहा है और सॉल्यूशन बना रहा है. ठीक है. तो पानी में डालेगा, सॉल्यूशन बनाएगा, तो यहाँ बनेगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक्वस और 2 फ्लोराइड एक्वस बेटा. ठीक है. ये दो चीज़ें होंगी. उसके बाद ये हो गया प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 और प्रोसेस 2 क्या है. एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन दिया वहाँ, तो ठीक है. तो हाइड्रेशन देगा तो पानी में यही दो चीज़ें बनेंगी, यानी हमने सही बनाया है, यही बनेगा.
ये सिंपल लेबलिंग करनी है, मुझे नहीं लगता आपको अगर डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट है तो आप इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी नहीं होगा, सबसेट है। कंप्लीट द लाइन डी, हमने वी हैव ऑलरेडी डिड। The value of the enthalpy change for the process 1 can be calculated using the values of 5 other enthalpies change which are not referred in the figure 2.1। देखो बेटा, ये जो इसने यहाँ से यहाँ तक बनाया है ना, देखो कैल्शियम सॉलिड है, यहाँ गैशियस आयन कर दिया, फ्लोरीन गैस है, यहाँ फ्लोराइड गैस कर दिया, तो कह रहा है इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस हैं, कम से कम 5 प्रोसेस हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या बोलता है आगे, 5 अदर एंथैल्पी विच आर नॉट इंटरफेरेड। प्रोसेस 1 ये रहा, अच्छा ये देखो उसने प्रोसेस 1 को हमें वापस से, ये जो प्रोसेस 1 है ना, ये इसने यहाँ से यहाँ तक अलग से लिख दिया ताकि नजर आ जाए कि इसकी बात कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई 5 अदर इंथैल्पी चेंजेस। देखो बेटा, मैं यहाँ लिख दूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ समझा दूँ। कैल्शियम सॉलिड है, आपने पहले इसे कैल्शियम गैस में कन्वर्ट किया होगा, फिर आपने इसे कैल्शियम +1 गैस में कन्वर्ट किया होगा, फिर आपने इसे कैल्शियम +2 गैस में कन्वर्ट किया होगा, जबकि इसने यहाँ डायरेक्ट ये दिया हुआ है। तो गौर से देखिए, इसमें 3 प्रोसेस हैं। इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन। तो 3 प्रोसेस हो गए इसके। आगे आओ, ज़रा फ्लोरीन को चेक करते हैं बेटा, इसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं। यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दूँ, थोड़ा चलो इस तरफ लिख देता हूँ ताकि हम बीच में फिर वो कर सकें। फ्लोरीन F2, ठीक है, आपने इसे सबसे पहले कन्वर्ट किया होगा 2F गैस में, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन इनटू 2 या फिर बॉन्ड एनर्जी, और फिर आपने इसको बेटा इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली बात है। तो ये हो गया इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन इनटू 2, या एटोमाइजेशन या बॉन्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं आप इसको बेटा, डायटोमिक गैस है तो। और इसी तरीके से आप इसे लिख सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो टोटल प्रोसेस कितने हो गए, 3 इसमें हैं और 2 प्रोसेस इसमें हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपने लिखने हैं, मैं एक एक करके लिख देता हूँ, जैसे स्टार्टिंग कैल्शियम से करता हूँ। इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम, enthalpy change of atomization of fluorine, first ionization energy of calcium, second ionization energy of calcium, first electron affinity of फ्लोरीन। बेटा 5 प्रोसेस हो गए, नहीं हो गए, यही तो बोला उसने। उसने आपसे यही कहा था ना कि इसके अंदर 5 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, तो उन 5 प्रोसेस के बारे में बताइए। नेक्स्ट देखिए बेटा, डिफाइन द लैटिस एनर्जी। छोट एक 2 मार्क्स मुफ्त की दे दिया आपको। इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। बेटा तो enthalpy change when 1 mole of ionic compound is formed from its gaseous ions। ओके आगे क्या बोलता है, कंप्लीट द एक्सप्रेशन टू गिव द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन enthalpy change of lattice of calcium fluoride
and the enthalpy changes of for the process 1 or process 3. Okay, मैथमेटिकल रिलेशनशिप पूछ रहा है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस और दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस एंड दैट। तो अब आप गौर से देखें, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें बोल क्या रहा है। एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बतानी है हमें लैटिस की और प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3 की। तो मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। लुक एट हियर, मैं इन सबको मिटा दूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। फिर से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। समझ लें बात को ज़रा पहले। देखो बेटा, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 हैं कहाँ? ये रहा प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3, ये रहा प्रोसेस 3। अब गौर से देखें, लैटिस किसे कहते हैं? when one mole of ionic compound is formed from its gaseous ion। तो इसका मतलब ये हो गया प्रोसेस 1 प्रोसेस 3, और एक अलग से लाइन यहां से अगर इधर आ जाए यूं, तो आप इसे कहेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस। अब उसके कहने का मतलब सुनो, वो कहता है इस कैल्शियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी की मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताओ किन दो प्रोसेस को यूज करके 1 और 3 को। यानी इन सबको, बाकी सबको इग्नोर कर रहा है और इसको पूछ रहा है। तो अब आप गौर से देखें, कैन आई से दिस इज इक्वल टू प्रोसेस दिस एंड दिस, ये वाला ये वाला। आई होप आपको बात समझ में आ गई। मैं इसे यहीं पे लिखता हूं, मैंने क्या बोला गौर से देखिए। मैंने लिखा प्रोसेस 3 विल बी इक्वल टू प्रोसेस 1 प्लस डेल्टा एच लैटिस, ये बोल रहा हूं। अब आपसे वो लैटिस का मैथमेटिकल रिलेशनशिप पूछ रहा है, इसे हुआ भेज दो तो ये हो जाएगा प्रोसेस 3 माइनस process 1 is equal to enthalpy change of lattice। ये पूछ रहा है आपसे। अब समझ में आ गई मेरी बात? आजा बेटा। तो उसने कहा लैटिस बताओ, हम कहेंगे प्रोसेस 3 माइनस प्रोसेस 1। नेक्स्ट देखिए, यूज द डेटा फ्रॉम टेबल 2.1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी फॉर फ्लोराइड। ओके, ये आपको दिया हुआ है। मैं मुझे फिर वापस पीछे जाना पड़ेगा, मैं इसे फिर से दोबारा से करूँगा। ये मैं इसे ज़रा मिटा दूँ फिर से। आई होप बात समझ में आ गई होगी। लुक एट हियर बेटा, चलें। सबसे पहली बात तो ये, वो आपसे हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड पूछ रहा है। तो फ्लोराइड की हाइड्रेशन कहाँ है? देखो बेटा, लिखा हुआ है उसने, गौर से देखें आप। ये ने ये लिखा हुआ है फ्लोराइड, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। लेट्स सी, चेक कीजिएगा बेटा। ओवरऑल इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस 1 दे दिया है। चेक करते जाएं कितना है, 1395। देखें, मैं जैसे बोल रहा है वैसे लिख रहा हूं, प्लस 1395, यही दिया हुआ है 1395। ओके, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड ये दी हुई है -1214, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, यानी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ये आ गया, कितना था यार, -1214, ये हो गया -1214, ये भी दे दिया। आगे देखिए बेटा, इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, ये रही। ठीक है बेटा, कितनी दी हुई है, +13। ये मैंने लिखा +13, सॉल्यूशन हो गई, ये रही देखो। सही है, सब कुछ गिवन है, लिखा हुआ है नीचे, गौर से देखिएगा। और ये प्रोसेस 1 दिया था, लिख दिया। फॉर्मेशन दिया था, लिख दिया। सॉल्यूशन दिया था, लिख दिया। आगे आए, उसके बाद है इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम, गिवन है 1650। लुक एट हियर, ये गिवन है आपको 1650, और पूछ क्या रहा है आपसे,
टू इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड पूछ रहा है। सारा मसला हल हो गया। हैसिस क्या कहता है? रूट वन इज ऑलवेज इक्वल टू रूट टू। बेटा रूट वन ढूंढ, ये हो जाएगा रूट वन और ये हो जाएगा रूट टू। ओके, अब मुझे ना ये पहले मैं, आप अगर मेरा साथ दें, मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ ताकि मुझे वहाँ ले जाने में मसला ना हो। -1214 प्लस 13 will be equal to plus 1395 minus 1650 plus 2 enthalpy change of hydration of fluoride। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करके, ताकि मैं आसान हो जाए ना, मैं आपके सामने कर रहा हूँ बेटा। मैंने लिखा 1214 माइनस 13, ये आ गया -1201 इज इक्वल टू, इसको भी कर लेता हूँ, 1395 माइनस 1650, ये हो गया -255 प्लस 2 हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड। अब जरा आसान हो गया मेरे लिए, ठीक है? तो मैं इसे यहां से उठा लेता हूं। कैन आई कॉपी इट? पता नहीं, हाँ कॉपी कर सकता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, अब मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया। है, खाली आ गया तो, अबे यार 1201 मैं इसे लिख देता हूँ यार, माइनस, सॉरी, -1201 इज इक्वल टू -255 था ना, 255 प्लस 2 इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड। ठीक है बेटा, तो -1201 प्लस 255 इज इक्वल टू 2 फ्लोराइड हो जाएगा। तो बेटा मैं अगर इसको 1201 करूँ, ये आ रहा है 946 इज इक्वल टू 2 फ्लोराइड। तो बेटा इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ 1 फ्लोराइड क्या हो जाएगा? 946 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। मेरा आंसर आ रहा है बेटा 473। ठीक है बेटा, 473 माइनस में आएगा। ठीक है, ये माइनस के साथ ही होगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। असल में ये एक पेज दूसरे पेज पे होता है ना, तो वो आप तो जाहिर बात है, मेरे पास तो टैबलेट है, आपके पास पेपर होगा तो आप फटाफट कर सकते हैं। मेरे पास तो ये मसला है ना, ऊपर ले जा नीचे ले जा। डिफाइन द इंट्रोपी बेटा, पता नहीं बीच में इंट्रोपी कहाँ से ले आया। खैर, तो इट इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। ठीक है, इट इज measure of disorder of system। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, एट 298 केल्विन द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी फॉर द सॉल्यूशन इज दिस। ओके, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड टी इज दिस। आपको गिब्स फ्री एनर्जी दी हुई है, किलो जूल में दी हुई है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है टी के लिए +30, ओके, और किलो जूल में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंट्रोपी चेंज, ओके, 298 केल्विन के ऊपर। बेटा आपको मैथमेटिकल रिलेशनशिप याद होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या फिर डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी आपके पास है 6 और प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 30 इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। तो ये हो जाएगा -24 माइनस टी डेल्टा एस, माइनस से माइनस हटा, 24 अपॉन टेम्परेचर है 298 आ जाएगा डेल्टा एस, बट ये किलो जूल में आएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा 24 डिवाइडेड बाय 298 बेटा, ये आ गया मेरे पास
डेल्टा एस 0.0805 किलो जूल में आया है, जबकि वो किस में पूछ रहा है आपसे, जूल्स में। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दे बेटा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस मल्टीप्लाई बाय 1000 है ना, तो ये हो जाएगा 80.5 किलो जूल्स पर केल्विन में हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको जूल्स पर केल्विन पर मोल में कन्वर्ट कर दिया, ये प्लस में है। ठीक है, predict whether the compound T becomes more or less soluble as water heated from this to this, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा। देखो बेटा, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी की वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी उतना रिएक्शन फीजिबल होगा। तो अब आप सोचें टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है। आप देखें, आपकी इंथैल्पी चेंज ऑलरेडी पॉजिटिव है, दिस इज माइनस, दिस इज टी, दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, एंट्रोपी भी पॉजिटिव है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो व्हाट हैपेंस, दिस पार्ट बिकम्स ग्रेटर, यानी मोर नेगेटिव, और अगर ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी इंथेल गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, रिएक्शन फिजिबल होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे solubility increases। अच्छा, एक ही मार्क का है, फिर भी थोड़ी सी एक्सप्रेशन देता हूं, as increase in temperature will make minus t delta s more negative, hence delta g becomes more negative या exothermic। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। कहता है ए एंड बी react together to give product A and B। ठीक है, AB, when the concentration of A and B both are 0.01, the rate of formation, यानी रेट दे दिया आपको 7.62 10 to power -4। okay, when the concentration of A B both are this, डबल कर दिया, यानी यहां से यहां लाने का मतलब हो गया डबल कर दिया। ठीक है, 0.01 से 0.02 कर दिया। उसके बाद बोलते हैं when the concentration of this is double the rate of A, फॉर्मेशन क्या हो गया दोबारा, this one। अब ये देखो ये कितने टाइम से, तो मैं इसे करके देखूं पहले, 3.05 10 to power -3 divided by 7.62 10 to power -4। बेटा ये आंसर आ रहा है 4। अब आप देखें, आपने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डबल की, रेट 4 टाइम्स बढ़ गया, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, दो, या तो दोनों फर्स्ट फर्स्ट हैं, या फिर इन दोनों में से कोई एक सेकंड है और दूसरा जीरो है, यही हो सकता है ना। मतलब क्लास में भी कई दफा मैंने आपको ये बातें बहुत दफा समझाई है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर भी। कहता है कंप्लीट द 3 पॉसिबल रेट इक्वेशन दैट आर कंसिस्टेंट, रेट इक्वेशंस बतानी है, 3 तरह की पॉसिबिलिटी। तो बेटा फर्स्ट फर्स्ट हो सकता है, सेकंड जीरो हो सकता है, जीरो और सेकंड हो सकता है, तीन तरह की इक्वेशंस बन सकती है ना इस तरह की गिवन इंफॉर्मेशन में। तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, पहली प्रोबेबिलिटी। दूसरी प्रोबेबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर सेकंड ऑर्डर कर दो और बी को जीरो कर दो। तीसरी प्रोबेबिलिटी बेटा के ए को कर दो जीरो और बी को कर दो 2। ठीक है, तो उसने कहा है 3 तरह की कंसिस्टेंट रेट इक्वेशन बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं, सही बोल रहा है।
choose one of the rate equation you have written in one and calculate the value of the rate constant, include the units k. rate constant निकालना है बेटा. अच्छा, पहली इक्वेशन को ले लेता हूं, किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने यहां लिखा k इज इक्वल टू rate upon concentration of A और concentration of B. आपको रेट क्या दिया था बेटा जब आपने कॉन्सेंट्रेशंस ली हैं? तो मैं ये वाली कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूँ, ये वाला रेट ले लेता हूँ. 7.62 10 टू पावर -4, 7.62 10 रेस टू पावर -4 और नीचे है 0.01 इंटू 0.01. तो मैं 0.01 का स्क्वायर कर रहा हूँ. के आ गया मेरे पास. ये हो जाएगा बेटा अब 7.62 10 रेस टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.01 का स्क्वायर. लेट्स सी मेरे पास क्या आंसर आ रहा है. 7.62 आ रहा है आंसर. 7.62 यूनिट्स पूछ रहा है आपसे बेटा. रेट के यूनिट होते हैं मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड और कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है नीचे. तो आप चाहो तो निकाल लो इसको ऐसे करके बेटा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड और नीचे आपने लिखा बेटा मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर. इससे स्क्वायर कैंसिल करें, मोल ऊपर ले जाए -1 सेकेंड -1, डीएम -3 ऊपर जाएगा तो डीएम क्यूब हो जाएगा. दैट्स इट. Explain why it is not possible to calculate the value of the T half-life reaction using the value of the rate constant K into an equation this. अच्छा, कह रहा है ये बताओ आप इस रिएक्शन में ये जो K की वैल्यू है ये यूज़ करें और हाफ लाइफ वगैरह जो भी वगैरह यूज़ करें, ठीक है. तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K इन कर देते, नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ क्यों नहीं निकाल सकते? इस फॉर्मूला से आप हाफ लाइफ क्यों नहीं निकाल सकते? वो ये कह रहा है कि देखो टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के. तो आप टी हाफ इस फॉर्मूला से क्यों नहीं निकाल सकते इस रिएक्शन के लिए? क्योंकि बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर का है, जबकि दोनों फर्स्ट हैं. अगर 1-1 तो बेटा आपका ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर. अब अगर कोई बोलेगा सर आपने पहले वाली इक्वेशन को क्यों कंसीडर किया, आप सेकंड को कर लें, थर्ड को कर लें, बात तो एक ही है, सब में सेकंड ऑर्डर ही आ रहा है ना ओवरऑल. तो बिकॉज t half 0.693 upon k is for first order while reaction is second order overall. सिंपल. आप फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला यूज करके सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ नहीं निकाल सकते. बस इतनी सी बात थी. आगे देखिएगा. कैटलिस्ट में बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस. बिल्कुल सही कह रहा है. होमोजीनस का मतलब होता है व्हेन रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन सेम स्टेट सेम फेज. ओके. और heterogeneous का मतलब when they are in different phase. Identify two metals that act as a heterogeneous catalyst in the removal of NO2 from the exhaust gases of the car engine. O लेवल का सवाल है ये. O लेवल का सवाल है कैटालिटिक कन्वर्टर का. आपको पता है ना 3 कैटलिस्ट यूज होते थे कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर. आप देखो ये 1 मार्क का सवाल उसने वहां से पूछा. कौन से 3 यूज हो सकते हैं बेटा? प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम. तो एक जगह पे पीटी लिख दें, एक जगह पे रोडियम लिख दें, या जो जैसा भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहें. आयरन एक्ट्स एज अ heterogeneous catalyst in Haber process. बिल्कुल सही कह रहा है. डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन का मतलब देखो बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं कौन सी 2 प्रॉपर्टीज की वजह से? एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी भी क्यों आती है? क्योंकि वो 4s3d दोनों यूज कर सकते हैं इसलिए. दूसरी जो कैटालिटिक एक्टिविटी हो सकती है, मोड ऑफ एक्शन हो सकता है, वो है एडजॉर्प्शन.
मैं आपको फिर याद दिला दूं, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब गैसेस ऑन देयर सरफेसेस। और जब वो सरफेस पर गैसेस बन एड्जॉर्ब हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनके साथ टेम्पररी कंपाउंड बनाते हैं, जिन्हें इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड भी कहते हैं। जब वो कंपाउंड बनते हैं तो बॉन्ड्स जो गैसेस के होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, और वो एज अ रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव एटम्स या रेडिकल्स बनाते हैं जब डीजॉर्प्शन होती है। एडजॉर्प्शन का मतलब चिपक जाना, और जब वो वापस से हटते हैं तो उसे डिजॉर्प्शन कहते हैं। तो ये तीन चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो आयरन एड्सॉर्ब gases on the surface and make temporary compounds which weaken bonds in gases, consequently desorption produces reactive atoms या फिर radicals। ये हो गया मोड ऑफ एक्शन बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट पे बेटा, कहता है आयरन टू आयन एक्ट्स एज अ होमोजीनियस कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। होमोजीनियस का मतलब सेम स्टेट, ठीक है। तो यानी ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, ठीक है। राइट इक्वेशन फॉर द टू रिएक्शंस दैट अकर्स व्हेन आयरन एक्वस एडेड टू मिक्सचर ऑफ दिस। तो बस सिंपल खुद कह रहा है आयरन 2+ को ऐड करो, एक को ऑक्सीडाइज करता है, एक को रिड्यूस करता है। हमने यही वाली एग्जाम्पल हमने अपने क्लास लेक्चर्स में ही पढ़ी, और ये बहुत दफ़ा पूछा है ये वाला सवाल ना, इसने बहुत दफ़ा आपको पास पेपर में बहुत जगह नज़र आएगा, और मैं हर दफ़ा इसको मेंशन भी करता हूँ कि यार ज़रा ख्याल रखो, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू वन ऑक्सीडाइज होगा, विद रिस्पेक्ट टू अदर रिड्यूस होगा। अब यहाँ देखें बेटा, ये बनाएगा Fe2 पॉजिटिव के साथ 2 करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 2 Fe3 पॉजिटिव, और इसे कन्वर्ट कर देगा सल्फेट के अंदर। अब आयरन 3+ कैटलिस्ट है ना, 2+, तो उसको 3+3+, 2+2+, तो कैंसिल करना है तो वापस से लिख दें 2 आयरन 3+ आयोडाइड के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा बेटा आयोडीन, और 2Fe2+। आप इसकी ओवरऑल इक्वेशन बनाएंगे बेटा तो आयरन 2+3+ कैंसिल हो जाएंगे। ये हमने बहुत डिटेल के साथ क्लास में पढ़ा है विद ई नॉट वैल्यूज। मैं चाहूँगा अगर किसी बच्चे को ये रिएक्शन याद ना आ रहा हो तो काइंडली गो थ्रू द लेक्चर्स ऑफ कैटलिस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें मैंने आपको की पूरी डिटेल बताई है। हाँ, एक एक स्टेप बताया है, ठीक है। तो आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये याद होगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस कैटलिस्ट एंड हीट्रोजीनस। अब ये बेहुदा क्वेश्चन है ना, शुरू में सब कुछ तो बता दिया हमने, आखिर में एक मार्क कम पड़ रहा होगा तो दे दिया इसने। तो होमोजीनस का मतलब होता है बेटा व्हेन reactants and catalyst are in same फेज लिख लें, सेम स्टेट लिख दें, तो ये होमोजीनस हो गया। और when reactants and catalyst are in different फेज लिख लें बेटा, स्टेट लिख लें। आयरन 2 आयन्स कैन बी ऑक्सीडाइज टू आयरन 3 आयन। उसके बाद वो बोलता है अंडर अल्कलाइन कंडीशंस, ठीक है, बाय सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आयरन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। एक्सप्लेन व्हाई आयरन फॉर्म्स स्टेबल कंपाउंड्स इन बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी वेरिएबल
इनडायरेक्टली मैं इसका मतलब थोड़ा घुमा दिया उसने, वो ये कह रहा है कि इनडायरेक्टली आपसे ये पूछना चाह रहा है कि वो +2 और +3 क्यों बना रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बना रहा है। तो वो जाहिर बात है +2 और +3 इसीलिए स्टेबल होते हैं या बना लेते हैं क्योंकि 4s और 3d की एनर्जी बहुत कम होती है, डिफरेंस बहुत कम होता है उनमें। तो वो दोनों ऑर्बिटल्स यूज कर सकते हैं 4s और 3d, ठीक है। सो बिकॉज 4s and 3d orbitals have smaller difference in energies, ठीक है। बहुत डिटेल लिख सकते थे हम इसकी, एक ही मार्क का सवाल है वो, तो हम कोशिश करेंगे तो कीवर्ड्स लिख लें। द हाफ इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ आयरन 3 आयन अंडर अल्कलाइन कंडीशन एंड इट्स ई नॉट वैल्यू आर शोन, ठीक है। Four more half equations for reactions under alkaline conditions and their E naught values are shown, ठीक है। ओके अब आपसे बोल क्या रहा है, सेलेक्ट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दैट कैन ऑक्सीडाइज आयरन 2 आयन टू आयरन 3 आयन अंडर अल्कलाइन कंडीशंस। तो पहली बात तो ज़रा समझो, ये है आयरन 2+ और ये है आयरन 3+। वो चाहता है ये रिएक्शन लेफ्ट पे आए और आयरन ऑक्सीडाइज हो, इसे लेफ्ट पे भेजना चाह रहा है। अब वो आपसे कह रहा है इन 4 इक्वेशंस में से 2 इक्वेशंस ढूंढो, ठीक है, जो ये काम कर सकें। तो बेटा अगर आयरन 2+3+ में जा रहा है और ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है तो आपको कोई 2 इक्वेशन ऐसी चूज करनी चाहिए जो रिड्यूस हो रही हो। नेगेटिव क्या होता है ऑक्सीडाइज, पॉजिटिव क्या होता है रिड्यूस। तो एक चीज समझ में आ गई। देखो मैंने अभी क्वेश्चन नहीं देखा, मुझे एक चीज मेरे दिमाग में क्या चल रही है, मेरे दिमाग में चल रही है, अगर मैं चाहता हूं कि ये ऑक्सीडाइज हो, अगर मैं चाहता हूं ये ऑक्सीडाइज हो तो मुझे ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जो इससे लेस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। दैट्स इट। तो मोर नेगेटिव वाली पहले हटा दो, ये मोर नेगेटिव है तो ये नहीं हो सकेगी, ये भी मोर नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकती, ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब है दोनों क्या होंगी रिड्यूस। तो अगर ये रिड्यूस होंगी तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने वो 2 वैल्यूज लेनी है जो आपकी इस इक्वेशन की वैल्यू से लेस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो बेटा, ठीक है, क्योंकि आपने इसे ऑक्सीडाइज करना है। तो हो गई 2 इक्वेशंस। तो हम एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, तो सेलेक्ट टू ऑक्सीडाइज, राइट एन इक्वेशन फॉर द एंड गिव द ई नॉट वैल्यू। ओहो, यानी सब कुछ लिखना है। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको लिख लेता हूँ ClO- को, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन लिख लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन में से ये हो गया। अब मुझे इसकी इक्वेशंस बनानी है। अब ये इक्वेशन वाला मसला ना, ये इसने थोड़ा सा, अच्छा 4 मार्क्स दे रहा है तो वर्थ इट चलो मैं पहले इसे बना लेता हूँ, इसे, सही है बेटा। गौर से देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक है बेटा, और फ्लिप करेंगे। नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेंगे। तो मैं अगर डायरेक्ट कोशिश करूँ, कभी कभी मैं गड़बड़ कर देता हूँ इसके अंदर ना, मैं कोशिश करता हूँ, दोबारा देखिएगा। मेरे को नज़र आ रहा है, मैं इसे कहता हूँ, अच्छा हाइड्रोक्साइड भी तो है बाबू। तो अगर मैं इसे एक काम करूँ, थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा, मैं चाह रहा हूँ जल्दी हो जाए ये। हाँ मैं ऐसा चाह रहा हूँ। ज़रा देखें बेटा, इसे मैंने 2, इसे 2, इसे 2 और इसे 2 किया, राइट। अच्छा मैंने इससे ये कैंसिल कर दिया, अक्रॉस जब होंगे, इससे ये कैंसिल कर दिया बेटा, ठीक है। आई थिंक मैंने सही कर दिया। अब मैं बना लेता हूँ, ज़रा देखें, मैंने लिखा ClO- प्लस 2 FeOH taken twice, हो गया, प्लस H2O gives you, अब आता हूँ उस पर, 2FeOH taken thrice हो गया और यहाँ हो जाएगा Cl नेगेटिव।
मेरे ख्याल से मैंने सही बनाई है, बाकी आप देख लीजिएगा गड़बड़ की हो तो। ई नॉट ऑफ द सेल आसान है, ई नॉट इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन बेटा, रिडक्शन 0.89 माइनस माइनस प्लस 0.56। 0.89 प्लस 0.56 बेटा, तो ये आ रहा है मेरे पास 1.45। 1.45। चलो बेटा नेक्स्ट वाली को देखो। ये लो एक और मुसीबत है, सो 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके वापस से करता हूँ, देखिएगा कट हेयर। ठीक है, अब मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन के साथ, यानी इसे इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 भी करूँगा और फ्लिप भी करूँगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ ताकि ना मेरे आसान हो जाए मेरे लिए। ये लें, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अक्रॉस द इक्वेशन क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4OH 4OH कैंसिल हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ इसकी इक्वेशन डायरेक्ट बनाने की। ठीक है, तो ये हो जाएगा O2 प्लस 2H2O, उसे फ्लिप किया मैंने, 4FeOH टेकन ट्वाइस और gives you 4FeOH taken thrice। हो गया है ना, और यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। वाह, ऐसे कैसे हुआ, यानी इसके प्रोडक्ट साइड पे कुछ बचा ही नहीं है। सही है, अब हम आते हैं ई नॉट पे बेटा। ई नॉट बराबर होता है ई आर माइनस ई एल, रिडक्शन किसमें हुई है, 0.4 माइनस माइनस प्लस 0.56। तो ये 0.4, 0.4 प्लस 0.56 बेटा, 0.4 प्लस 0.96 आंसर आ रहा है, 0.96 वोल्ट। मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको मेरी डिस्कशन से फ़ायदा हुआ। तो इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा बेटा अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।